आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे खतरनाक खबर कहिए, क्योंकि ईरान से आ रही है। ये एक साया जो रात के अंधेरे में आया और ईरान के ऊपर तबाही बरसाकर गायब हो गया। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक बॉम्बर B-2 को उतारा और ईरान की जमीन पर कहर बरपा कर लापता हो गया। अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की जमीन को चीर दिया है। ये दावा अमेरिका का है। हालांकि रूस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का ये हमला बेअसर रहा। अब सवाल ये नहीं कि हमला हुआ, सवाल है कि अब आगे क्या होगा। ईरान का गुस्सा दिख रहा है, उसका गुस्सा उबल रहा है। चीन, रूस खड़े हो गए हैं उसके साथ। इजराइल अलर्ट पर है। पूरे मध्य पूर्व में जंग के बादल इस वक्त मंडरा रहे हैं। खाड़ी देश तमाम जो है वो डरे हुए हैं और पूरी दुनिया सांसें रोक कर सब कुछ देख रही है, क्योंकि सऊदी अरब, कतर, बहरीन अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। पूरे मिडिल ईस्ट के लिए समझिए इस वक्त खतरे की घंटी बज रही है। संयुक्त राष्ट्र से मॉस्को और बीजिंग तक पूरी दुनिया एक अज्ञात युद्ध की आहट सुन रही है। सबको ऐसा लग रहा है कि क्या ये किसी बड़े युद्ध की आहट है, क्या ये सिर्फ ईरान के परमाणु संयंत्र को नष्ट करने का प्लान भरता, या फिर तीसरे विश्व युद्ध के लिए उकसाने की एक पहली गूंज मानी जाए। हम सिर्फ खबर नहीं आपको आज नहीं दिखाएंगे, बताएंगे कि कौन कौन जलेगा अगर ऐसा हमला होता है और ईरान जबरदस्त जवाबी कार्रवाई करता है, और अगर वो अमेरिकी बेसिस तक हमले की हिमाकत करता है तब तस्वीर गंभीर हो सकती है। हम बताएंगे कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान के पास विकल्प क्या क्या है। जब आधी दुनिया सो रही थी तभी ईरान के आसमान से बरसने लगी आग। अमेरिका ने बोल दिया हमला। अमेरिका के सबसे खतरनाक B-2 बॉम्बर ने ईरान की जमीन को दहला दिया। पूरा इलाका अमेरिका के B-2 बम वर्षक विमान से कांप उठा। अमेरिका ने ईरान के 3 एटमी ठिकानों पर बमबारी की। फोर्डो, नतांज और इस्फहान को मटिया मेट कर दिया। B-2 बॉम्बर से ईरान में क्या किया जा रहा है? ये वही B-2 है जिसे रडार भी नहीं पकड़ पाते, और जब तक दुश्मन को एहसास होता है तब तक सिर्फ राख बचती है। अमेरिका का साथ मिला तो इजराइल के हौसले बुलंद हो गए। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिकी हमले के बाद तीखा तेवर दिखाया है। अब्बास अरागची ने इस्तांबुल में मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी हमले की निंदा की और कहा कि अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण एटमी ठिकानों पर बर्बर हमला किया है। अरागची ने कहा कि अब कूटनीति की बात करना बेमानी है। ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने मिसाइलों का रुख इजराइल के हाइफा और तेल अवीव की तरफ मोड़ दिया। खैबर शेकन मिसाइलों से हमला किया। बेन गुरियन हवाई अड्डे और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। खैबर शेकन मिसाइल की 1450 किलोमीटर रेंज और सटीकता ने इजराइल के रक्षा तंत्र को चुनौती दी, जिससे क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ गया। खैबर शेकन ईरान की सबसे आधुनिक और शक्तिशाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। इसका नाम 7वीं सदी की खैबर की लड़ाई से प्रेरित है, जो इस्लामिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध था। लेकिन क्या ईरान यहीं जाकर रुक जाएगा? सबसे बड़ा सवाल कि अब ईरान आगे क्या करेगा। पास फर्दर मिसाइल्स का बनाने का या कहीं से सप्लाई चेन से लाने का वो रास्ता एक तरीके से कटा हुआ है और वो नहीं पहुंच रही हैं। तो ईरान को भी अपनी मिसाइल्स को बहुत सोच समझ के इजराइल पर यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए उसने 2 इलाके ऐसे चूज़ किए जो तेल अवीव और हाइफा, दोनों वहाँ के सबसे सघन जनसंख्या के हिसाब से और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वहाँ की बेसिस हैं। हाइफा जो है वो पोर्ट सिटी है और तेल अवीव तो पॉलिटिकल और बाकी सबका एक गढ़ माना जाता है। अगर आप इन सबको मानते हैं तो वहाँ पर जो इम्पैक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। आखिर ईरान के पास क्या क्या विकल्प हैं? विकल्प नंबर 1, ईरान मध्य पूर्व में सीधे सीधे अमेरिका के बेस को निशाना बना सकता है, जिसमें कतर, बहरीन, इराक, जहां अमेरिका के बेस हैं,
वो निशाने पर आ सकते हैं। विकल्प नंबर 2, प्रॉक्सी युद्ध। ईरान हिजबुल्ला हूती सीरिया के शिया गुटों को खुला आदेश देगा और इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने को कहेगा। विकल्प नंबर 3, होर्मुज को ब्लॉक करना। अगर ईरान ऐसा करता है तो दुनिया में तेल को लेकर हाहाकार मच जाएगा। तेल की धार को रोक देना यानी पूरी दुनिया की नब्ज को रोक देना। विकल्प नंबर 4, साइबर युद्ध। बिजली के ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम और तेल कंपनियों पर साइबर हमले का भी ईरान के पास विकल्प है। बिना सैनिक भेजे अमेरिका को ईरान झटका दे सकता है। विकल्प नंबर 5, परमाणु संवर्धन। JCPOA के नियम अब कागज पर हैं। तेहरान सीधे बम बनाने की दिशा में बढ़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय करार से हट सकता है। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद दुनिया खामोश नहीं है। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मेरी बात हुई। हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की। मैंने सैन्य संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की और तत्काल तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने का अपना आह्वान दोहराया। मैंने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की मांग की। अमेरिका की ईरान इजराइल जंग में एंट्री और ईरान पर हमले के बाद IAEA ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। पाकिस्तान ने ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा की। अमेरिका के करीबी कतर ने भी हमले की निंदा की। ईरान सोमवार को पुतिन के साथ गंभीर विचार विमर्श करेगा। वहीं सऊदी अरब, ओमान, बहरीन ने चिंता जताई है। ईरान धधक रहा है, कूटनीति की जमीन कांप रही है और दुनिया फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक चिंगारी पूरा मध्य पूर्व भस्म कर सकती है। अगर ईरान जवाब देता है तो जवाब में और हमले होंगे और अगर जंग भीषण हुई तो ये सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की कब्रगाह बन सकती है। सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या बचा रहेगा। आज तक ब्यूरो। एक एक करके मैं ऑल्टरनेट करके सबसे सवाल पूछूंगी। बहुत सारे मेहमान है, छोटा छोटा जवाब होगा, हमारे दर्शक समझ पाएंगे। आसान भाषा में रुबिंदर सचदेवा जी बताइए कि ईरान अब किस हद तक जा सकता है, अमेरिका क्या कर सकता है, किस तरह की नौबत बनती हुई दिखाई दे रही है और अमेरिका का ये अटैक कितना विनाशकारी वाकई हुआ है, क्योंकि IAEA की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो कुछ और ही इशारा कर रही हैं। आपका क्या है इसमें रीडिंग? थैंक यू अंजना जी। पहली बात, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा कदम है, हिस्टोरिक है। पहली बार अमेरिका के दुनिया में किसी ने इस तरह का अटैक करा है किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे। ट्रंप के लिए गैम्बल है। नेतन्याहू इजराइल पुश कर रहे थे अमेरिका को, आप इन्वॉल्व हो, परसुएड कर रहे थे, अलग अलग तरीके से लॉबिंग कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे, लॉजिक दे रहे थे, जो भी था। ट्रंप की पार्टी आपस में भी बटी हुई थी, बट अल्टीमेटली ट्रंप ने डिसाइड किया कि मैं आगे जाऊं, क्योंकि ट्रंप फंस गया था। ट्रंप के ऊपर एलिगेशन कई बार ये आता है कि ये डिसीजन नहीं लेता, एक टर्म है टाको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, कि भाई हमेशा से टैरिफ में भी वो आगे गया, पीछे हट गया। तो ये था कि अगर अनेकों फैसले जो लेकर वापस गए हैं अपनी बोली में। एग्जैक्टली इस पर भी कहा था एक वक्त पर कि मैं मिडिल ईस्ट की लड़ाई में नहीं पड़ूंगा, वो तो कुछ वक्त पहले कहा था। एग्जैक्टली। तो ट्रंप ने एक बहुत बड़ा डिसीजन उसके हिसाब से और गैम्बल लिया। ईरान कहां तक जा सकता है, आपके पैकेज में दिखाया गया क्या क्या ऑप्शंस है। एक और खतरनाक ऑप्शन मुझे दिखता है, ये जो यूरेनियम कहा जा रहा है कि फोदरोव से जितना भी एनरिच्ड 7% वगैरह, वो हटा लिया गया था शायद पहले। बाय द वे याद रखिए, उसके इस्तेमाल से भी डर्टी बॉम्ब बन सकते हैं। 90% से तो वो बनते हैं जो न्यूक्लियर वेपन पे आप यूज करोगे, बट 60% जो एनरिच हो जाता है यूरेनियम, उसमें आपको मात्रा ज्यादा लगानी पड़ती है, डिलीवरी आसान नहीं होती है, बट जिनको कहा जाता है क्रूड बॉम्ब। तो मरता क्या ना करता, अगर ईरान आ गया तो वो एक लास्ट रिजॉर्ट और हो सकता है। अमेरिकन बेसिस, खास करके अमेरिकन बेसिस जो सऊदी अरब, एमिरेट्स वगैरह में है। देखिए, इराक में अमेरिकन बेस को मारा, ठीक है, अमेरिका को मारा, बट सऊदी, बहरीन, कतर में मारेगा ईरान तो ये देश भी खुद गड़बड़ा जाएंगे। इनको डर है इनकी अपनी सत्ता ना पलट जाए और पूरा रीजन आग में ना आ जाए। तो ये दो एक्सट्रीम मुझे कदम दिखते हैं ईरान के, कि अमेरिकन बेसिस जो सऊदी, बहरीन, कतर में, उन पे अटैक करे, और फिर लास्ट अगर है तो ये अपना डर्टी क्रूड बॉम्ब्स अपने सहयोगियों द्वारा फैला दे मिडिल ईस्ट में। ठीक है, जनरल कुलकर्णी, आपको क्या समझ में आ रहा है, ये जो रूस दावा कर रहा है कि बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर पाया है अमेरिका, आपकी क्या रीडिंग है इसमें? ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है अंजना जी, इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से हमने एनालिसिस देखे हैं, जिस प्रकार से हमने उनके जो सैटेलाइट पिक्चर्स देखे हैं, साफ दर्शाता है। और वो जो वाइट हट बार बार दिखाते हैं, वो मुझे लगता है डिकॉय के तौर पर है,
लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं जिनमें वो पेनिट्रेशन दिखा रखे हैं कम से कम 6 पॉइंट पेनिट्रेशन हैं, और लगातार जिस प्रकार से वो बम GB257 B257 से बॉम्बर्स के साथ जो जाते हैं वो तकरीबन 81 मीटर के गहराई पे जाकर के फिर उसके बाद ब्लास्ट होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गहराई में ईरान बार बार कह रहा है कि हमारा न्यूक्लियर का वेपनाइजेशन का प्रोग्राम नहीं था, न्यूक्लियर हम सिर्फ पावर बनाना चाहते थे। नहीं, ईरान दूध का धुला नहीं है। ईरान ने ज़रूर इसमें सोचा है कि किस प्रकार से वो यहूदियों को बिल्कुल ही उनका सफाया करेगा। उस दृष्टि से मुझे लगता है ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है वो ठीक हुआ है, सिर्फ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को लेकर के। लेकिन जिस प्रकार से ईरान ने पलटवार किया है इजराइल के ऊपर, इजराइल इज ऑन द हीट। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए, ये मतलब जो इजराइल वाली तस्वीरें दिखाई है, हाइफा से जो तस्वीरें आ रही है वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव, आपकी क्या रीडिंग है? क्या इसको नेक्स्ट लेवल आज की रात के आपकी नजर में भी बहुत भारी हो सकती है? नेक्स्ट लेवल एस्केलेशन आप देख रहे हैं? देखिए, ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं जो इस हमले में इस्तेमाल हुई है, खैबर शिकान की खास बात ये उनकी सबसे अव्वल दर्जे की मिसाइल है। इसमें कार्बन कंपोजिट्स हैं, ये MARV है, दैट इज़ मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल है। इसकी स्पीड 13 टाइम्स ऑफ साउंड है। तो इसके अंदर, और EW रेजिस्टेंट है। इसके अंदर जो चीज़ें थी, खूबियाँ, वो सब मिसाइल्स में नहीं है। और इसका इनके पास कोई ऐसा भंडार नहीं जो कि भरता रह सकता है, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और सप्लाई चेन्स को कट कर दिया गया है। तो इनको इन मिसाइल्स को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये मिसाइल्स इतनी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होंगी, लेकिन इस्तेमाल होगी। इनको इंगेज किया जा सकता है, उसमें मुश्किल आती है। आपने दूसरी बात ये पूछी कि ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं। मिडिल ईस्ट में इसको स्प्रेड कर दें। उसको स्प्रेड करने से उनकी जो क्षमता है, जो उनकी सैनिक क्षमता है, वो भी थिन हो जाएगी और उसका बहुत प्रतिक्रिया होगी। ये भी इतना पॉसिबल नहीं है उनके लिए करना। तो ईरान के सामने एक स्ट्रेटजिक सर्वाइवल का भी प्रश्न चिन्ह है, अपने स्ट्रेटजिक सर्वाइवल के लिए, कि विल फाइट अनदर डे। आज का दिन शायद उसके लिए बहुत वो नहीं है। अभी रशिया भी भिड़ा हुआ है। हाँ। और जितने भी बयानबाजी ये तो होगी। हाँ, ये तो होनी ही है। अगर ईरान ये तय करता है कि वो, जैसा इन्होंने कहा, सऊदी या ऐसे मुल्कों में अमेरिकी बेस पर हमले की, वो उसकी संभावना मेरे आकलन के हिसाब से बहुत कम है। बहुत कम, क्योंकि उसके बाद जो प्रतिघात होगा उसको फिर एक तरीके से ईरानियन पूरी, देखिए, ईरान के ऊपर एयर डोमिनेंस कंप्लीटली इजराइल का है। तो इसका मतलब अपने एयर स्पेस को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। उनके पास एक्सेस के लिए सिर्फ मिसाइल्स हैं, और मिसाइल्स का प्रोडक्शन बंद हो चुका है ईरान में एक तरीके से। ऐसा नहीं कि उनकी फैक्ट्रीज चल रही हैं, क्योंकि ईरान की बहुत डिपेंडेंस है जो माइक्रोचिप्स हैं, जो उनकी मेम्स हैं, जो उनके बाकी जो MMW सीकर्स वगैरह हैं, उस पर उनकी डिपेंडेंस बाकी सोर्सेज पे हैं। उसमें चाइना प्राइमा है, और टर्की है, रशिया है, वो लोग ऑलरेडी अपने अपने उलझे हुए हैं। इसलिए बड़ा मुश्किल होगा ये इसको स्प्रेड करना। इस वक्त ईरान के दिमाग में होगा मेरा स्ट्रेटजिक सर्वाइवल, सो दैट आई कैन फाइट अनदर डे। प्रोफेसर, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई ईरान मतलब इस तरह से घिरा हुआ है जैसा हम अब इस वक्त मान रहे हैं? क्योंकि और उसके पास एक ही रास्ता है कि इजराइल को हम जितना तबाह कर सकते हैं वो करते रहें, ताकि अमेरिका को एक जवाब हम यहीं से देते रहें। और आपको भी लगता है कि मिडिल ईस्ट में वो नहीं चाहेगा सुलगाना कुछ भी? ईरान के आगे कुआं और पीछे खाई वाली सिचुएशन है। यदि रिटेलिएट नहीं करता है अमेरिका के हमले के बाद, तो जनता को क्या जवाब देंगे सुप्रीम लीडर? ये प्रॉब्लम। प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर देता है तो पूरे विश्व में ये प्रॉक्सीज हम सभी के लिए आतंकवादी संगठन है, तो फिर उस पर ठप्पा लग जाएगा। पाकिस्तान की तरह की आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देता है और उनके माध्यम से हमले करवाता है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की बात करता है तो उसमें फिर ऑयल एंड गैस सप्लाई बाधित होगा, सारे बाकी के देशों पर रेपरकशंस आएंगे, तो फिर प्रॉब्लम होगी। बेसिस पे हमले करवाता है तो अंजना जी, मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों की संप्रभुता पर हमला होगा, और फिर वो भी हो सकता है कि इसमें कूद जाएं। और जैसे कि सर ने भी कहा, आई एग्री, कि इससे क्या होगा कि ईरान की जो सैनिक क्षमता है वो थिन हो जाएगी, वो और कम हो जाएगी, और वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो हाल फिलहाल तो आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन है, इसलिए अभी तो अग्रेशन दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है कि जल्द ही डिप्लोमेटिक टेबल पर भी आने की, किसी की मध्यस्थता के माध्यम से हो सकता है बात हो। सुशांत जी, आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या रीडिंग है अभी तक की जो परिस्थितियां हैं उस पर? यार अंजना, देखिए, एक तो जो युद्ध होता है ना, इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि किस तरफ जाएगा। हमारे यहाँ पर बहुत लोगों ने बोला था कि 5-7 दिन के अंदर यूक्रेन पूरा का पूरा ढेर हो जाएगा और रशिया काबिज हो जाएगा। 3 साल होने को आए हैं, वो युद्ध अभी भी चलते जा रहा है। तो युद्ध को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अब और युद्ध में सिर्फ एक साइड नहीं सारे दाव पेच खेलती, दूसरी साइड भी खेलती है। तो ईरान के पास भी काफी दाव पेच है खेलने के।
और ईरान के ऊपर ठीक है, आप हवाई जहाजों से हमला तो कर सकते हैं और बहुत वहां पर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन उससे क्या करेंगे आप क्या उनकी कुछ बहुत सारी क्षमताएं खत्म कर देंगे, लेकिन सत्ता परिवर्तन तो नहीं कर सकते। आप अपनी वहां पर फौजें भेजने की आपकी औकात नहीं है, ना अमेरिका की, ना यूरोप की और ना इजराइल की। तो ईरान के पास भी पत्ते हैं खेलने के लिए। ईरान, और मेरा मानना ये है, शायद मैं इसमें गलत हूं, ना तो इजराइल, ना अमेरिका, ना ईरान और सर्टेनली जितने अरब देश हैं आसपास, कोई भी इस युद्ध को लंबा चलते हुए देखना नहीं चाहता। सब ये चाहेंगे कि यार ये अब खत्म हो जितनी जल्दी हो सके। प्रॉब्लम उसमें ये है कि ईरान जो है उसको एक रास्ता ऐसा चाहिए कि उसकी ना सिर्फ उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बची रहे, उसका अस्तित्व बचा रहे, उसकी सरकार का अस्तित्व बचा रहे, लेकिन उसकी नाक भी मिट्टी में ना मलाई जाए। अब वो क्या हो सकता है अगर आप सारा कुछ जिस तरीके का आप हमला कर रहे हैं, जो जो आपने कल रात को किया, उसमें नुकसान हुआ या नहीं हुआ वो इतनी मान्य बात नहीं है, लेकिन अगर आपने हमला किया कुछ तो प्रतिक्रिया करेगा ना ईरान। लेकिन वही फर्क है कि न्यूक्लियर साइट्स पर हमला बनाम रिहायशी इलाकों पर हमला, और यहीं पर आकर सारी बहसें छिड़ जाती हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जो हेडलाइन में भी बताई थी, ईरान के परमाणु का जो प्लान है उसका कुछ नहीं बिगड़ा है। क्रेमलिन ने एक तरह से, रूस ने ट्रंप से अभी बात नहीं करेंगे पुतिन, क्रेमलिन की तरफ से, रूस की तरफ से एक तरह से रूस के डेप्टी जो है दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने उड़ाई है खिल्ली। आपको बता दें वो डेप्यूटी चेयर है सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रशियन फेडरेशन के, और दिमित्री मेदवेदेव की जो बात है उसी पर मैं आपसे प्रतिक्रिया एक लेना चाहती हूँ जल्दी से, जिसके बाद मैं आगे जाऊंगी सुशांत जी। पॉइंट नंबर 3 जो वो लिख रहे हैं, ये कितना डराने वाला हो सकता है। नंबर ऑफ कंट्रीज आर रेडी टू डायरेक्टली सप्लाई ईरान विद देयर ओन न्यूक्लियर वॉरहेड्स। अनेकों ऐसे देश हैं जो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स सीधा ईरान को देने के लिए तैयार रहेंगे। ये क्या मतलब एक तरह से धमकी देने की कोशिश है, या ये मतलब ऐसा होता हुआ दिख रहा है? नहीं, मुझे तो होता हुआ नहीं दिख रहा। कोई भी देश अपने न्यूक्लियर हथियार ईरान को नहीं देगा, ये असंभव है, ये होगा ही नहीं। ना तो रूस देगा, रूस अपना तो यूज नहीं कर सका तो इनको क्या देगा। चीन भी नहीं देगा इनको, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान को भी ये डर है कि कल को हमारे ऊपर ना चला दे ये। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश, और इन तीनों देशों के अलावा और कौन सा देश है जो इनको परमाणु शस्त्र देगा, तो वो नहीं होगा। लेकिन कोई रास्ता तो देना पड़ेगा ना ईरान को। ट्रंप क्या चाहता है? ट्रंप चाहता है कि बिल्कुल ढेर हो जाए मेरे सामने, और जॉन से मैं इनसे लिखवाना चाहूं वो मैं लिखवा लूं। वो ईरानी नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, करेंगे तो मारे जाएंगे। और अगर कुछ उनको लिए रास्ता आप निकालते हैं तो बाकियों के लिए भी मान्य होना चाहिए, और वहां पर बात अटक जाएगी। लेकिन अंजना जी, आधा मिनट और लूंगा। ईरान के पास पत्ते ऐसे वाले हैं कि अभी भी पहले भी हमारे सहयोगियों ने मेंशन किया कि अगर ये जो तेल का रास्ता है उसको बंद कर देते हैं तो आप क्या कर लेंगे? आप ईरान के ऊपर और बमबारी कर देंगे। अगर ये जो बेसिस के ऊपर अटैक करते हैं, आप ये मत भूलिएगा कि जितने अरब देश हैं आसपास, जो अरब देशों की जो सत्ता है उसका एक मापदंड है इस सारे मामले को देखने का, और जो उनकी जनता है उसका एक दूसरा मापदंड है ये सारे मामले को देखने का, और उसके बीच में एक विरोधाभास है। जो आपकी रियासतें हैं वो शायद अमेरिका और इजराइल का शायद गूमगू करके समर्थन करती हैं, लेकिन जो जनता है वहां पर, वो इसको इस्लाम के खिलाफ एक युद्ध मानती है। बेशक वो शिया सुन्नी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी तो क्रिश्चियंस और ज्यूज अटैक कर रहे हैं ना इनके ऊपर, तो वहां पर भी एक विरोधाभास है, उसको भी संभालना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप ईरान के ऊपर जलगार कर दें ये सारे मुस्लिम देश, और इनकी जनता जो है वो चुप करके बैठी रहे। वहां पर भी एक डर है उनके लिए। तो हालात तो है, बहुत सेंसिटिव है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है कि किस करवट बैठेंगे। बिल्कुल। पूर्णिमा जी, अमेरिका से क्या खबर है? खास तौर पर ये समझना चाह रहे हैं कि ट्रंप क्या हासिल करना चाह रहे हैं, और क्या इतनी आसानी से ईरान घुटने टेकता हुआ, अगर वो मान रहे हैं कि टेक देगा, और जो वो कहेंगे कि हम अपने सारी न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दे रहे हैं, ये तो मुमकिन नहीं है। तो क्या हासिल करना चाह रहे हैं वो? लक्ष्य क्या है उनका? क्या समझ में आ रहा है आपको? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ।
जी 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 बोलिए बोलिए। देखिए अंजना जी, मेरे असेसमेंट के हिसाब से यहाँ पे दो चीज हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेजीम चेंज का जो एजेंडा है ये इनएविटेबल है। ये ऑब्वियसली द मुस्लिम ब्रदरहुड का जो कंट्रोल है वहाँ पे वो डेसिमेट करना चाहते हैं। न्यूक्लियर वेपन, एक एक्सक्यूज बोलो, एक कारण बोलो, एक जरिया बोलो, उसको यूज करके वो मुस्लिम ब्रदरहुड का जो एजेंडा है उसको मिनिमाइज करने का कोशिश हो रहा है। ऑब्वियसली शाह आने वाले हैं और इट ऑब्वियसली अमेरिकन बैक्ड रूलर है, सो वहाँ पे अमेरिका का दबदबाई चलेगा और दे कैन एक्चुअली कंट्रोल द रीजन। सो दैट्स वन ऑफ द angle I can think of. Secondary thing that I don't know if you have conversed about it before or not, यहाँ पे जो रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी की जो डोनाल्ड ट्रम्प के जो भाषण पहले थे कैंपेन की, वो सीधा सीधा बोल रहे थे कि देयर वुड बी नो न्यू वॉर। टर्म 1 में न्यू वॉर था, देयर वाज वॉर इज बैड, दैट इज द मागा एजेंडा। सेकेंड टर्म में क्या हो रहा है, ऑब्वियसली अभी वी हैव सीन व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, मतलब तारीफ के लेकर भी एक झंझट शुरू हो गया था इमीडिएटली। उसके बाद H1B का हम लोग देखे ड्रामा ओवर हियर, एंड नाउ वी आर सीइंग ऑल दिस न्यू वॉर टैक्टिक। ये वर्ल्ड वॉर 3 मैं तो नहीं कहती कि अभी शुरू होने वाला है, मैं तो कह रही हूँ कि पिछले कुछ सालों से चल रहा है। तो यहाँ बिल्कुल, एक सेकंड, ये अमेरिकी हमले के बाद की सैटेलाइट पिक्चर्स कुछ आई हैं फोर्डो न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर, न्यूक्लियर प्लांट को लेकर जो तस्वीरें हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं, वो क्या बता रही हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान दिख रहा है इसमें, ये जो पहाड़ी इलाका है दरअसल पूरा, और वहां पर जो ये आपको दिख रहे हैं बीच बीच में मार्क्ड इलाके, उस पर हम चर्चा करेंगे। और इन बेंजामिन साहब, इजराइल से क्या खबर है? देखिए, मतलब क्या एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू तो ट्रम्प को बार बार धन्यवाद कह रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लेकिन अब इसका जो फिर वापस जो ईरान के अटैक्स हैं हाइफा जैसे शहरों में, जो वहां से बर्बादी की तस्वीरें आ रही हैं, इस पर नेतन्याहू का प्लान क्या है? देखिए कि इजराइल इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड। ये कुछ कल एक हफ्ते से नहीं हुआ है, ये पूरे बहुत सालों से चल रहा है। हमास ने जब 7 अक्टूबर को 2023 को अटैक किया था, तो एक प्रकार से ईरान का सपोर्ट ही था। हुटीज, फिर हिजबुल्ला, ये प्रॉक्सी वॉर ईरान बहुत सालों से कर रहा है। तो ये आज 60 दिन का जो अमेरिका और ईरान के बीच जो चर्चा चालू थी, वो ठीक नहीं हुआ है। और 61 डे को इसराइल अटैक द न्यूक्लियर साइट्स। आप इस जंग में एक चीज देख लीजिए कि जब इसराइल ने अटैक किया है, वो आर्मी बेसिस, साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइट्स, ये सब है, मगर ईरान ने कहां पर अटैक किया है? सिविलियंस, हॉस्पिटल्स। तो ये सब ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि पूरी दुनिया में जो मुस्लिम कम्युनिटीज, मुस्लिम कंट्रीज जो इसराइल का कंडेम करते हैं कि उन्होंने अटैक किया ईरान पे, तो क्यों नहीं वो हमास का भी कंडेम करते हैं, जिन्होंने महिलाओं को रेप किया, उन्हें मार दिया। आज कम से कम 624 days there are hostages, Israeli hostages, 53 hostages were there। आज 3 मिले हैं, 3 बॉडीज मिले हैं, मगर 50 hostages आज भी है, मगर कोई किसी बारे में क्यों नहीं बताता है? तो ये वॉर तो होने वाला ही था। और सबसे बड़ी बात है, आयतुल्ला खमीनी जो ईरान का जो रेजिम है, वो पहले दिन से ही कह रहा है कि मुझे इस इसराइल को पूरी दुनिया के नक्शा से नष्ट करना है। तो पूरा खुला चैलेंज है। इसराइल हैज द राइट टू डिफेंड इट्स सिटीजन्स। आपके चैनल से मैं पूछना चाहता हूं, जब भी देश कोई आतंकी एजेंडा चलाता है, प्रॉक्सी वॉर करता है, जैसा जनरल कुलकर्णी भी कह रहे थे, वो तो खुलकर मानते हैं कि अगर इस तरह से ईरान अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को लेकर जा रहा है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। आपको जरा ये सैटेलाइट तस्वीरें दिखाते हैं और जो जानकारी मिल रही है वो अपने वीडियो वॉल पर जरा दिखाते हैं, क्योंकि जो परिस्थिति बनती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है उसमें नुकसान को लेकर चर्चा है। और अगर दिमित्री मेदवेदेव मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं या ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए हैं, सबसे पहले तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस अंदाज में, ये देखिए अब सैटेलाइट इमेजेस आ गए हैं। अगर
रविंदर जी, आप एयर वाइस मार्शल आकर हमारे दर्शकों को बताएं कि इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपको खड़ा होना होगा मेरे साथ। हाँ, ये बताइए कि इन तस्वीरों में आपको क्या समझ में आ रहा है। मतलब ये जो कुछ हम होल्स देख रहे हैं, पहाड़ी इलाका है पूरा, क्या है इससे? मतलब कितना, मतलब कैसे अंदर जाके कैसे ये जो मिसाइल है, इसका पहले थोड़ा सा बताना जरूरी होगा कि इसको मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज ये है। और दूसरी, इसका डायमीटर जो है वो 2.6 फीट ही होता है, ऐसा नहीं कितना बड़ा है। अच्छा, तो वो ऊपर में उतना ही बड़ा वो होल दिखेगा। और ये क्या करता है, पहले ये घुसेगा तो उसने होल किया, जो होल आपको दिखाई दे रहे हैं उस साइज के हैं, और उसके बाद 60 मीटर तक नीचे जाएगा, करीब 200 फुट। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लोड करेगा नीचे में। नीचे तो अभी तो हम बता नहीं सकते कि एक्चुअली टारगेट पे हिट हुआ है, नहीं हुआ है। किया है, क्योंकि ये जो छेद हुए हैं ये बता रहे हैं कि वहीं पे गया है, वहां गया है। और जो केविन करेगा पूरा, तो इसका आकलन किया गया था कि अगर ये ऑर्डिनेंस जाएगा, आप देखिए 6 होल दिखाई दे रहे हैं, 6 और 12 मारे गए हैं। जो सैल्वो में एक के ऊपर एक जा सकता है, तो वो 12 जो मारे गए हैं, उससे जो छेद नीचे हुआ है, वो इतना ज्यादा ऑर्डिनेंस है, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, वो सारा केविन कर गया होगा। तो इसलिए रेडिएशन भी नहीं आएगा, रेडिएशन भी कैसे आएगा? तो वो उसके अंदर दब गया। हजारों पत्थर, मतलब आप समझिए सैकड़ों पत्थरों से, इतने भारी पत्थरों से वो दब गया है। तो ये हुआ है, और उसका प्रमाण ऐसा ही मिलेगा। इससे ज्यादा प्रमाण सैटेलाइट इमेजरी से नहीं मिलेगा। रुविंदर जी, आप बैठ जाइए सर। रुविंदर जी, आपको क्या लग रहा है कि अब इसके बाद से, जो पॉइंट पहले सुशांत जी भी उठा रहे थे कि सऊदी की, क्योंकि आपने जिक्र किया कि चलो इराक में तो मार दिया, फिर भी अब देखेंगे वहां पे क्या है, काफी इनके कंट्रोल में है अमेरिका के, लेकिन सऊदी जैसे देश में अगर अमेरिकन बेस पर हमला करता है, हो सकता है कि MBS हो या जो लीडरशिप है वहां पर, वो थोड़ा प्रो अमेरिका भी हो, बात को समझे, लेकिन वहां पर तो इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर क्रिश्चियंस और यहूदियों के हमले को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। तो जो भी हो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, जो भी बैठा हो, वो अपनी जनता को नाराज करके तो नहीं साथ देने वाला है अमेरिका। एग्जैक्टली अंजना जी, मैं वही कह रहा था कि जब मरता ना करता। और इसमें एक एलिमेंट और है, ये लोग बात कर रहे हैं खामेनी को मारने के, रेजिम चेंज करने की बात करने के, राइट? जब इन्हें ये दिखेगा, या हो सकता है 2 दिन में खामेनी को निकाल देंगे, जब इस फिलहाल के रेजिम को दिखेगा मेरे को तो मारा ही जा रहा है, उस वक्त ये लोग सऊदी में जो US का बेस है उस पर अटैक करेंगे। एग्जैक्टली जो सुशांत भी कह रहे थे कि देखिए वहां पर ये जितनी देश है ना, सऊदी, जॉर्डन, इजिप्ट, UAE, कतर, कुवैत, ये सब मोनार्की हैं, ये सब रूलर्स हैं प्रो अमेरिका। इनकी जो अवाम है उसका अलग विचार है, उनकी अपनी सत्ता पलटने का खतरा पैदा हो जाएगा। तो वो तब क्या करेंगे, वो अमेरिका को प्रेशर करेंगे कि भाई आप रुको, नहीं तो ये फैल रही है, हमारी सत्ता जा रही है। दैट इज द गैम्बल जो लास्ट या अल्टीमेट पॉइंट्स पर ईरान वो तब करेगा जब उसको रेजिम को लगेगा कि भाई मेरे को तो जाना ही है। खामेनी ऑलरेडी अपने 3 सक्सेसर अपॉइंट कर चुका है, इसको मारा, जो अगले आए उन्हें भी लगा हमें भी मार रहे हैं। और ये लोग इधर कुर्दिस्तान में, बलूचिस्तान में, ईरान के अंदर ऑलरेडी ये लोग तैयारियां कर रहे हैं, रेजिम चेंज की कहो या तख्ता पलट की, जो भी। तो जब रेवोल्यूशनरी गार्ड को लगेगा कि हम तो जा रहे हैं, तब तो ये लोग हर तरफ छटपटाएंगे और ठीक है हम तो जाते हैं, अपने साथ सबको जला के नीचे ले जाएंगे। तब ये चिंगारी भयानक रूप से फैलेगी। इराक में आर्मी बेस में मारा अमेरिका के क्या फर्क पड़ता है, ठीक है अमेरिकन मरेंगे, ठीक है वो इनको मारेंगे। बट अगर इन्हें कुछ गेम चेंज कराना है अरब कंट्रीज में, जिसके चलते क्राउन प्रिंस, UAE का प्रेसिडेंट नेहान, कतर का एमिर, इन सब को लगेगी हमारी भी जान और हमारा रूल खतरे में है, तब वो लोग एक्टिव होंगे, तब वो प्रेशर कर सकते हैं अमेरिका को कि थोड़ा रुको आप, अदरवाइज फैलेगी। जनरल कुलकर्णी, और अभी भी इस ईरान पर हमले को लेकर भी, मतलब अगर आप सोशल मीडिया देखिए तो ये अन्य मुल्कों से भी जो लोग हैं उनमें से कई ईरान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो जो मुस्लिम बिरादर देश वाला जो एक कंपोनेंट आ जाता है, वो बहुत हावी दिख रहा है जनरल कुलकर्णी। देखिएगा अंजना जी, अंडरडॉग्स के साथ अभी क्या हो गया है, ईरान अकेला अलग थलग पड़ गया है। सारे कुछ सहानुभूति तो जरूर कर रहे हैं, पर खड़ा कोई नहीं नजर आ रहा है। ये ईरान की खुद की लड़ाई है, और वो भी सिर्फ ईरान के पास अब क्या रह गया, ओनली मिसाइल्स एंड ड्रोन, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। और कहा जाता है उसके पास शुरुआत में 5000 थे, जिसमें से कम 3 साढ़े 3 हजार उसने इस्तेमाल कर दिए होंगे। उसका 1/3 लॉन्चेस बर्बाद कर दिए हैं। तो आज की तारीख में उसके बावजूद भी ईरान पलटवार कर रहा है। वो देख करके लोगों को लग रहा है कि वाकई ईरान में अभी भी इतना दम है कि टेल अवीव, हाइफा, इधर उधर, मतलब ईरान ये वो कैसे मुमकिन है, ये कैसे कर पा रहा है? ये इसलिए क्योंकि जो उसका... एक सेकंड, खबर आ रही है, जंग के बीच में यूरोपियन यूनियन नौसेना मिशन की सिफारिश। और
येमेन के जल क्षेत्र में जहाज ना जाए, ये ईयू नौसेना ने अपनी तरफ से अपील जारी की है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ये अपील है यूरोपियन यूनियन की तरफ से कि लाल सागर से गुजरने वाले अमेरिकी जहाज पर खतरा है। अब ये किस तरह के संकेत है जनरल कुलकर्णी, इसका प्रोफेसर सामने आ रहा है। आप देखिएगा जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हम कहते हैं कि 20% वैसे रेड सी के ऊपर येमेन यानी कि हुदीज का जो कंट्रोल है, जिससे कि वो जो शिप पे जो कंप्लीट जो एक बार मैप दिखा दीजिए, जो मैप हम दिखा रहे थे अभी, तब सर जो समझाएंगे वो बेहतर हमारे दर्शक समझेंगे। तो एक दफा जब पैसेज आएगा उस पैसेज को रोक लिया है, लेकिन सब मालूम होना चाहिए वहाँ पे जिबूती है, और जिबूती वो जो बेस है वहाँ पे सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन भी है, फ्रांस भी है, जापान भी है, काफी कोई देश उधर है। तो ये इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है कि हम लोग बंद कर देंगे। अगर कोई ठान ले कि इनको यमीनी जो है या यहूदी जो है इनको इस तरह की कार्रवाई नहीं करने देना है, तो वो बंद नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कोई कहता माइनिंग कर देंगे, इतना आसान नहीं है। नुकसान बहुत कुछ चाहे चीन का भी होगा, बहुत कुछ भारत का भी होगा, बहुत कुछ जापान का होगा, साउथ कोरिया का होगा। तो ये सारे जो विश्व चीन का भी तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इधर से आता है। प्रोफेसर जोशी, अगर आप मेरे साथ आ जाए इधर मैप पे, आप इधर से पीछे से आइएगा, मैम यहाँ से आ जाइए। ये मैप जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं बड़े स्क्रीन पर जरा एक बार दिखा देते हैं, यहाँ पे आ जाइए मैम। किस तरह से मतलब सूरत बदलेगा, थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा आपको मैप पर ताकि हमारे दर्शक बेहतर समझ पाए। ये जो पूरा हिस्सा है जो हम दिखा रहे हैं, ये कहाँ से तेल वाले, मतलब अगर ईरान सोच ले कि हमको तेल के रास्ते सबको बर्बाद करने हैं सबके लिए, तो वो क्या करेगा, कौन से रास्ते? ईरान के पास एक बहुत महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है जिसको हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं, जल डमरू मध्य हिंदी में हॉर्मूज। एक तरफ ओमान है, एक तरफ यूएई है, एक तरफ ईरान है। ठीक है। ईरान इसी बात की धमकी दे रहा है और ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक धमकी के रूप में देखा जा रहा है ईरान को, क्योंकि 20 से 30% जो ऑयल सप्लाई है पूरे विश्व का, भारत का लगभग 30%, वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर के जाता है। लेकिन अंजना जी, अगर हम थोड़ी रिसर्च करें तो हम ये समझें कि अगर ऐसा हुआ तो पूरे विश्व में हाहाकार मच जाएगा। जब ऐसा होगा तो एक पैरेलल रूट ऑयल सप्लायर्स ढूंढने का प्रयास करेंगे। वो है सऊदी अरब के पास, लाल सागर के पास, पर्शियन गल्फ से होते हुए पोर्ट ऑफ यानबू, जो कि सऊदी अरब के पास है। तो वो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन ऑलरेडी है। तो अगर ऑयल सप्लायर्स को ईरान ने अपना जल डमरू मध्य जो हॉर्मूज है उसको बंद किया और उससे अगर रिपरकशंस हुए, हाहाकार मचा, तो निश्चित तौर पर ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाएगा। तो वो ऑल्टरनेटिव फिर हमें सऊदी के पास, लाल सागर के पास, थ्रू पर्शियन गल्फ नजर आता है। थ्रू पर्शियन गल्फ, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं जी बिल्कुल नीचे में। और इसीलिए अभी से यूरोपियन यूनियन की तरफ से, मैम आ जाइए, यूरोपियन यूनियन की तरफ से अभी से ही सतर्कता बरतने को वहां पर कहा गया है। सुशांत सरीन जी, हर तरफ भारत में चर्चा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। कोई नहीं चाहता, कम से कम जो सेन थिंकिंग मुल्क है वो नहीं चाहते कि एस्केलेशन हो, लेकिन किस तरह से ये पैन आउट होता हुआ दिख रहा है, इसको लेकर अगर थोड़ा और आप इनपुट दें, क्योंकि कुल मिलाकर ईरान, एक बात तो समझ में आ रही है साफ कि मौजूदा रिजीम, उसकी छवि पूरी तरह से, जिसको कहा जाए मटिया मेट हो रही है, उसको अपनी छवि के लिए फाइट बैक करना है और इसके लिए वो ईरान को भी झोंकने से पीछे नहीं हटेगा, मिडिल ईस्ट को भी शायद झोंकने से पीछे नहीं हटेगा। अच्छा अंजना, मैं एक ऐसी चीज बोलूंगा, अब आप ये मत समझिएगा कि मैं मजाक उड़ा रहा हूं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ईरान के लिए ये है कि वो पाकिस्तान से कांटेक्ट करे, पाकिस्तान के पत्रकारों को और पाकिस्तान के ISPR को अपने साथ ले और उनको बोले कि भाई अब आप एक कहानी बनाएं कि हम जंग जीत गए हैं, हम ये सारा युद्ध जीत चुके हैं, हमने इजराइल को भी और अमेरिका को भी घुटने टेक दिया है, और हम क्यों अब चाहते हैं कि भाई ये परमाणु शस्त्रों में तो हम वैसे ही नहीं मानते, तो अब हम सब कुछ साइन करने को तैयार हैं। साथ ही साथ अब जर्नैलों को वो फील्ड मार्शल बना दें और दिखाएं कि वो युद्ध जीत चुके हैं, और दुनिया भर में कुछ ये पश्चिमी जो पत्रकार हैं उनको लेके आए और उनसे ये बलवा दें कि भाई हम लोग ये सब कुछ जीत चुके हैं। बेशक उनका तहस नहस हो गया हो सारा कुछ, लेकिन कुछ हाइफा की, कुछ तेल अवीव की फोटो दिखा दुखू के वो दिखा दें कि उनकी लो क्वालिटी फोटोशॉपिंग है वो भी इस्तेमाल कर लें। हाँ, वो सारा कुछ कर ले, वो पाकिस्तानी इसमें उस्ताद हैं, ये यही इसी तरीके का काम करते हैं घटिया किस्म का। तो पाकिस्तानियों को मिला के फिर पाकिस्तानी भी नोबेल प्राइज के योग्य हो जाएंगे, उससे तो एक सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा सटीक बात और सटीक चोट आपने की है, और ये मुनीर को लेकर भी बड़ी चर्चा तेज है कि क्या उसने ईरान को पूरा घोपा है पीछे से। लेकिन इस बीच खबर आ रही है ईरान से जंग के बीच पेंटागन का बड़ा बयान आ रहा है।
हम आपको सुनाएंगे कुछ ही देर में। पेंटागन की तरफ से ईरान के परमाणु मिशन नष्ट करने का दावा है अमेरिका का। सुनिए। I want to recognize the pilots who flew those bombers, who flew those fighters, who flew those refuelers, warriors. I want to recognize the sailors on those destroyers, in those subs, on those carriers, warriors, all of them. I want to recognize our soldiers doing air defense, base defense, QRF, warriors, all of them. Every American involved in this operation performed flawlessly. And I want to give recognition to our allies in Israel as well. This is a plan that took months and weeks of positioning and preparation so that we could be ready when the President of the United States called. It took a great deal of precision. It involved misdirection and the highest of operational security. Our B-2s went in and out of downtown Tehran, not Tehran, excuse me, of these nuclear sites, in and out and back without the world knowing at all. In that way, it was historic. A strike that included the longest B-2 Spirit bomber mission since 2001 and the first operational employment of the MOP, a massive ordnance penetrator. The mission demonstrated to the world the level of joint and allied integration that speak to the strength of our alliance and our joint forces. As President Trump has stated, the United States does not seek war, but let me be clear. We will act swiftly and decisively when our people, our partners, or our interests are threatened. Iran should listen to the President of the United States and know that he means it, every word. I want to give congratulations to our Commander-in-Chief. It was an honor to watch him lead last night and throughout, and to our great American warriors on this successful operation. God bless our troops. God bless America. And we give glory to God for his providence and continue to ask for his protection. तो पेंटागन की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि उन्होंने न्यूक्लियर मिशन ईरान का खत्म कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका हमेशा सच के लिए, शांति के लिए ये सब कर रहा है और उसको करता रहेगा जब भी उसके नेशनल स्टेक्स आएंगे या उसके पार्टनर्स के, इजराइल उसका बहुत बड़ा पार्टनर है, उसके स्टेक्स पर हार्म होगा तो वो इस तरह का हमला करेंगे ही करेंगे। ओरेन बेंजामिन साहब इसको लेकर, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है सुशांत जी जो आप थ्योरी दे रहे थे उसको कंप्लीट करने की भी ज़रूरत है। उसमें मैं एक ऐड करना चाहती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान का मुनीर गया था अभी ट्रंप से मिलने, खाना वाना खा के आया और उसके बाद से अब वापस देश में आने के बाद ग्रेव कंसर्न, डीपली डिस्टर्बिंग अमेरिका के अटैक्स को उनका फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट कर रहा है। खुद तो हिम्मत है नहीं अब सामने आने की। अंजना, एक दिन पहले वो ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे थे और एक दिन के बाद वो ये कह रहे हैं कि जी हम बिल्कुल कंडेम करते हैं कि आपने इस तरीके का हमला किया, ये तो आपने अंतर्राष्ट्रीय कानून की उल्लंघना की है। तो मतलब कि ये पाकिस्तानियों का तो कोई दीन ईमान तो है नहीं इनका जी। तो ये जिस तरफ पैसा वैसा मिलेगा ये उस तरफ चले जाएंगे। ईरानी थोड़ा सा पैसा दे दें तो इनको ये जंग जितवा देंगे और वही एक सोल्यूशन नजर आता है। बाकी तो हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर जमीर अब्बास साहब हमारे साथ इस वक्त सीधा ईरान से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपको इस वक्त क्या समझ में आ रहा है? कुछ ही देर पहले पेंटागन का भी स्टेटमेंट आया है, वो उनका ये दावा है कि हमने ईरान का न्यूक्लियर मिशन खत्म कर दिया है, तबाह कर दिया है और इसी के साथ साथ वो आने वाले दिनों में भी कह रहे हैं कि हम तटस्थ खड़े हैं अपने और अपने पार्टनर्स के लिए, अपने देश के इंटरेस्ट के लिए। हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत आपकी दावत के लिए और तमाम पैनलिस्ट को हम आदाब अर्ज करते हैं। सबसे पहले तो ये कि मैं इस वक्त कुम में हूँ जो फोर्दो से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, ठीक है? और रात को कोई आवाज नहीं आई, फोर्दो में किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी, ना कोई बॉम्ब गिरने के वक्त जो आवाज आनी चाहिए। 90,000 टन का जो बॉम्ब गिराया गया है, कहाँ गिरा है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सवाल ये, अगर उनके पास जैसे इस्पाहान पे उन्होंने हमला किया तो उन्होंने वीडियोज रिलीज की और कहा कि भाई हमने ये हमला किया है। तब भी ईरान के खिलाफ मिडनाइट हैमर चलाया हमने। अमेरिका के मिशन का नाम मिडनाइट हैमर है। मैं आपको पता नहीं आपके सामने इस वक्त आज तक है या नहीं है। आपकी हिंदी देखकर मुझे लग रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपकी हिंदी, जिस तरह के मुहावरे भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं,
जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन एक सैटेलाइट इमेज टीवी पर भी इस वक्त दिख रही है और वो दिखा रहा है कि जो वहां पर टारगेट्स हैं वो हिट करने में कामयाब हुए हैं। अब ऐसे में आवाज आपको 40 किलोमीटर दूर नहीं आई, वो प्रमाण माना जा सकता है क्या? जी देखिए, फोर्डो के अंदर जो ऑफिशियल चैनल 3 से जो वीडियोस रिलीज हुए हैं, अगर मैं आप चाहेंगे तो मैं आपके टेक्निकल टीम पे शेयर कर दूंगा। जो सुबह रिलीज हुई है फोर्डो में, वहां पर वो कह रहे हैं कि सिर्फ एंट्री पॉइंट, जो टनल का एंट्री पॉइंट है, वहां पर बॉम्ब गिरे हैं और सिर्फ एंट्री पॉइंट डैमेज हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं कह रहे हैं कि बॉम्ब नहीं गिरा, लेकिन वो जो उनका क्लेम है ना, वो क्लेम टोटली फॉल्स है। और उसके ऊपर कोई और प्लस जो वीडियो रिलीज किए हैं सुबह ऑफिशियल जो चैनल्स ने यहाँ पर, वो क्लियरली बता रहे हैं कि फोर्डो का जो प्लांट है वो कंप्लीटली इस वक्त जो है वो काम कर रहा है, यानी बंद नहीं हुआ। हत्ता वो जो सुबह 5 बजे का वीडियो है उसमें लाइट सारी ऑन है। यानी अगर अमेरिका ने वाकई तौर पर वो हमला किया होता जो उसे उसने क्लेम किया है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ अंजना जी, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि अमेरिका इस वक्त कॉर्नर्ड है। आपको इजराइल की जो हालत है, जो हाइफा में जो बॉम्ब्स गिर रहे हैं, जो टेल अवीव की इस वक्त हालत है, कि आप उनके वीडियोस देखेंगे तो आपको पता नहीं चलता है कि ये गाजा या टेल अवीव है। और आज सुबह जो खैबर के नाम की इन लोगों ने मिसाइल्स डाली है, वो जो इनविंसिबिलिटी थी कि मसलन कोई हमारे वेपन्स को, कोई हमारे आयरन डोम को और थार्ड को कोई कुछ कर नहीं सकता, वो तकरीबन दुनिया के अंदर खत्म हो गया है। इजराइल की प्रोफेसर अब्बास, आपकी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो एक अभेद माना जाता था इजराइल को, उसको भेदने में काफी हद तक वो कामयाब हुए हैं। लेकिन दो सवाल हैं, सिंपल सवाल पूछूंगी। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, तो फिर ईरान इतना बौखलाया हुआ क्यों है? आपकी सरकार वहां से तस्वीरें क्यों नहीं जारी कर देती है? क्योंकि वो तो दावा करते हैं कि हम तो पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं, तो वो भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उल्टा कह रहे हैं कि न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करके उन्होंने हमारी सॉवरेंटी पर हमला किया है। तो आपकी तो वहां पर जो सरकार है, रजीम है, वो खुद ही कह रही है कि हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर इतना बड़ा हमला अमेरिका ने किया है। दो सवाल है मेरे। देखिए, हाँ, पहला सवाल तो मैंने आपका समझ गया कि ईरान पे हमला हुआ है या नहीं। तो वो ये नहीं कह रहे हमला नहीं हुआ है, हमला हुआ है। जो अमेरिका का क्लेम है वो सही नहीं है कि किस लेवल का हमला हुआ है। पहला जवाब आपका ये। दूसरा जवाब है कि ईरान बौखलाया हुआ क्यों है। देखिए, एक्चुअली बौखलाया हुआ इस वक्त ईरान नहीं है, बौखलाए हुए एक्चुअली इस वक्त अमेरिका और इजराइल है। क्यों? इसलिए बिकॉज देखें, मैं एक शो में था तो एक गेस्ट ने एक अच्छी बात कही थी कि एक्चुअली 1967 में जब इजराइल ने इजिप्ट पे हमला किया था, तो बिल्कुल इसी तरीके से उनके टॉप कमांडर्स को मार दिया था और 48 आवर्स में वो पूरी जंग खत्म हो गई थी। तो उनको ये लगा था ये 2020 मैच है कि ईरान को हम लोग टॉप कमांडर्स को मार देंगे और तकरीबन 48 आवर्स में ईरान सबमिट कर जाएगा। लेकिन 10 दिनों के बाद हालत ये है कि आज सुबह जो मिसाइल मारी गई है, वो CNN के रिपोर्टर जाके बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने इस तरीके की हालत कभी देखी नहीं थी टेल अवीव में। आज एक हिस्टोरिक, देखिए मैं अंजना जी, दूसरा पॉइंट आपका जो है मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, इजाजत दीजिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आज एक तारीखी दिन है, एक हिस्टोरिक दिन है। क्यों? क्योंकि इसलिए बिकॉज एक ऐसी कंट्री जो NPT साइन नहीं की है, जिसने NPT साइन की है उस पर हमला किया है। एक ऐसी कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसने एक ऐसी कंट्री पर हमला किया है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। एक ऐसी कंट्री जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया है, उसने कर चुका है, उसने ऐसी कंट्री पे हमला किया है जिसको कह रहा है कि मुझे शक है। जबकि IAEA के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर, क्लियर तौर पर कहा है कि ईरान के पास वेपन्स नहीं है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। हत्ता तुलसी गेबार्ड जो उनकी इंटेलिजेंस की हेड थी, उन्होंने भी कहा था। अब उन्होंने यू टर्न मार लिया, वो उनकी बात अलग है, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि भाई उन्होंने गलत कहा था, तो उन्होंने कहा ठीक है हमने गलत कहा था। लेकिन आप ये समझ लें कि आज का दिन वो दिन है जहां पर यूनाइटेड नेशन के चीफ ने कंडेम किया है, दुनिया भर की तमाम मेजर कंट्रीज ने कंडेम किया है, बिकॉज इजराइल ने जो 13 जून को किया था वो भी इलीगल था, आज भी जो किया वो भी इलीगल है। नैतिकता, मॉरलिटी, उसके हवाले से ईरान पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और जब यूनाइटेड नेशन में वोट होता है तो 114 कंट्रीज इजराइल के खिलाफ खड़ी होती हैं और सिर्फ 10 या 12 कंट्रीज होती हैं जो इजराइल के फेवर में होती हैं। इजराइल दुनिया में इस वक्त अलग थलग हो गया है, वीक हो गया है। जो पावरफुल पोजीशन में इस वक्त है वो ईरान है। और ईरान ने सुबह खैबर मिसाइल्स को भेज के ये बता दिया
कि अगर अमेरिका ये चाहता था कि मैं एक फोटो शूट कर दूं और मैं कह दूं कि भाई हमने हमला किया और बाद में मैं कह दूं नहीं पीस कर लो अभी बस बात खत्म हो गई है हमें बात आगे नहीं बढ़ानी है, वो है। नहीं हो सकता। ईरान इस ठीक है। वक्त पोजीशन सुशांत ऑफ जी, पावर में है, सुशांत जी, बिल्कुल अमेरिका एक सेकंड मैं position of आपको टोक रही weakness हूँ। देखिए, अब हर देश और जिस देश में जो रहता है वो अपना एक रुख रखता है। हमेशा कहा जाता है वॉर में सबसे पहला कैजुअलिटी ट्रूथ का होता है, एजेंडा प्रोपेगेंडा हावी होता है, लेकिन इसी से तराश कर सच निकालने की कोशिश करें। सुशांत जी, जो क्लेम्स प्रोफेसर जमीर अब्बास कर रहे हैं ईरान से इस वक्त, आपको लग रहा है वो सही है? देखिए, मैं तो ये मान रहा हूँ कि अब्बास साहब को सुन के मुझे तो वो वाली चीजें याद आ जाती हैं कि जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी तो पाकिस्तानियों ने कहा था कि कुछ भी नहीं हुआ। जब बालाकोट पे हुआ था तो उन्होंने कहा था सिर्फ एक कौवा मरा है, और अभी भी उन्होंने कहा कि हमारे तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। अब मतलब कि अब जो मैं आपसे पहले अर्ज कर रहा था अंजना जी, मेरे को तो वही लग रहा है कि बात उसी तरफ बढ़ जाएगी। अगर ईरान इतना सक्सेसफुल रहा है और इतना उन्होंने घुटने पे ले आया है इजराइल को भी और अमेरिका को भी, तो फिर समझौता कर लेना चाहिए। अब फिर क्या प्रॉब्लम है? या फिर ईरान ये बोले कि भाई अब हम लड़ते रहेंगे जब तक हम इजराइल और अमेरिका को नस्तनबूद ना कर दे, तब तक हम लड़ते रहेंगे, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन दूसरा ये है कि भाई हम जीत गए, जैसे पाकिस्तानी जीत गए थे और बोले कि जी हम जीत गए, अब हम सीज फायर चाहते हैं, तो सीज फायर मान लें, इसमें क्या कबाहत है? तो वो तो मेरी तो प्रोफेसर साहब से यही आग्रह होगा कि यार ये लड़ाई झगड़ा बंद करें और फिर बातचीत कर लें। और जब वो दरवाजे पर छोटे मोटे बॉम्ब गिरे हैं तो फिर इतना क्या रिहायशी इलाकों पर हमले करना है? प्रोफेसर अब्बास, एक जल्दी से एक रिस्पांस जरूर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की ऐसा लग रहा है कि ट्यूटरिंग हो गई है सब। एक डिनायल में रहना कहाँ तक ठीक है? मैं आपसे बहुत सीरियस सवाल कर रही हूँ सर, डिनायल में रहना कहाँ तक ठीक है? क्योंकि इसकी वजह से इन द ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड वॉर सिचुएशन दिख रही है। आप गंभीरता को तो समझिए। और ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सैटेलाइट तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अगर नुकसान नहीं हुआ है तो ईरान को फिर हाइफा जैसे रिहायशी इलाकों में लोगों पर क्यों हमले करने हैं? क्यों अपना मिसाइल स्ट्रेंथ दिखाना है? किसको प्रूव कर रहे हैं वो आम लोगों को मारकर? देखता हूँ अंजना, एक सवाल आप प्लीज पूछ लीजिए मिस्टर सुशांत। साहब, सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि देखिए आपने कहा कि वो एंट्री पॉइंट पे जो है वो बम गिरा है, ये बम गिरता ही एंट्री पॉइंट पे है और एंट्री पॉइंट पे गिर करके फिर वो जो सुरंगें हैं उसमें जाके फटता है। तो वहां का तो हमारे पास कोई, आपने भी नहीं बताया कि वहां पर कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आप लाइटें जो जली हुई हैं बाहर, तो वो तो ठीक है, जली रहेंगी, अंदर जो नुकसान हुआ है बात उसकी है ना प्रोफेसर साहब। ठीक है, टाइम की कमी है प्रोफेसर अब्बास, जल्दी से इस पर, क्योंकि वो नीचे जाकर जमीन के बहुत नीचे जाकर, इसीलिए उन्हें बंकर बॉम्ब्स कहा जाता है, वो नीचे जाके नीचे में फटती हैं। जी जानता हूं, मैं जानता हूं। देखिए, मैं बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि IAEA की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान के जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी न्यूक्लियर प्लांट जो है वो ऐसा नहीं हुआ है कि काम करने से वो खराब हो गया है। अभी इस पे आर्गुमेंट, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स ना, तो अब वो अनंत है ये आर्गुमेंट, सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।